आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा विशाल राखी की भी है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला अलग वेशभूषा में नजर आए। दरअसल गुरेज में नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत की झलक दिखाई थी। इस महोत्सव के दूसरे दिन खुद सीएम भी पहुंचे। उन्होंने भी ट्राइबल समुदाय की वेशभूषा पहनी। इस महोत्सव का मकसद कला और परंपरा के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना भी रहा। ये जो दूर दराज इलाके हैं, खासकर गुरेज जैसे, जिनमें इतनी अपनी खूबसूरती है और लोग अपने आप में मेहमान नवाज हैं, इनके बारे में बाकी मुल्क को पता चले। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी सैनिकों के लिए 25,000 राखियां भेजी गईं। इस मौके पर पूर्व सैनिकों को महिलाओं ने राखियां बांधी और मिठाई खिलाई। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी की महिला मोर्चा ने किया। इस नेक पहल का नाम ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र रखा गया है। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने कहा कि हमारे सैनिक 24 घंटे देश की सेवाओं में तैनात रहते हैं। वो त्योहारों पर भी घर नहीं आ पाते, इसलिए बहनों की ओर से उनके लिए राखी भेजी जा रही है। इस नेक पहल के तहत छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में राखियां जमा की गई हैं, जिन्हें सेना मुख्यालय में दिया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में भी रक्षाबंधन को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं। यहाँ के एक स्कूल के छात्रों ने एक रिकॉर्ड बड़ी साइज की राखी बनाई। इस विशाल राखी को ऑपरेशन सिंदूर, महिला चेस चैंपियन दिव्या देशमुख और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को समर्पित किया गया है। इस राखी में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर भी लगाई गई है। इस राखी की लंबाई 44 फीट तो चौड़ाई 34 फीट है। अब कोशिश है कि इस राखी का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाए। बताया गया कि इसे लगभग 150 बच्चों ने मिलकर 15 दिनों में बनाया है। इसे पुराने कागज और पुरानी चीजों से तैयार किया गया है। रक्षाबंधन से पहले यूपी के बागपत में भी किन्नर समाज ने एक पहल की। यहाँ से भी सेना के जवानों के लिए राखियां भेजी गईं। इस बार उन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार को ऑपरेशन सिंदूर के प्रति समर्पित किया है। ऐसे में किन्नर समुदाय ने सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनिकों को सलाम करते हुए उनके लिए खास राखियां बनवाई। साथ ही उन्होंने जवानों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी राखी भेजी। सावन के मौके पर यूपी के वाराणसी में काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव बर्फानी रूप में नजर आए। हर साल की तरह इस बार भी सावन के महीने में बाबा काल भैरव का हिम श्रृंगार किया गया। हिम श्रृंगार में पूरे मंदिर परिसर को बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ की गुफाओं और हिमखंडों जैसा स्वरूप दिया गया था। इस मौके पर पूरा परिसर बाबा काल भैरव की जय जयकार से गूंज उठा। बताया जाता है कि एक बार जब सूखा पड़ा था तभी से ये परंपरा चली आ रही है। ऐसे में हर वर्ष सावन के महीने में अच्छी बारिश होती है। बाबा का हिम श्रृंगार का मान्यता ये है कि आज के दिन दर्शन करने से सारे कष्टों का नाश होता है। सारा रोग भय बाधा हर चीज से मुक्ति बाबा दिलाते हैं और आपदा से भी बाबा मुक्ति दिलाते हैं। न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं उत्तराखंड का। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही। हालांकि सड़क के रास्ते से रेस्क्यू को अंजाम देना अब भी मुश्किल है, लिहाजा इस मिशन में सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है और उन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है जो रास्तों के टूटने की वजह से जहां तहां फंसे हुए हैं। हालांकि ज्यादातर लोग उत्तराखंड से बाहर के हैं। फिलहाल ऐसे लोगों को सेना न केवल बचा रही है बल्कि उनकी सकुशल घर वापसी भी सुनिश्चित कर रही है। यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन यमुनोत्री बाकी रह गया। गंगोत्री आया था तो हमें जैसा सोचा वैसा हुआ। पे जो लोकल आदमी थे उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया हम लोग को, अच्छे से रहने खाने का सब। तो अब आगे कैसे जाएंगे? अभी यहाँ से आदमी वाले लेके जा रहे हैं हम लोग को। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। दूसरे दिन रेस्क्यू में मौसम बाधा बना रहा तो टूटी सड़कों ने राहत टीमों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में बाधा डाली। इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और कुछ लोगों को रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया गया। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो अभी एयरलिफ्ट करके जिनको जो है यहाँ पर मातली हेलीपैड के पास पहुँचाया गया है। ये घटना के दिन, उस जलजले के दिन वहीं पर थे। इनसे जानेंगे आखिर वास्तविकता वहाँ पर क्या थी और किस तरह का जो भयावह मंजर वहाँ पर था। जिस दिन ये धराली में जो अतिवृष्टि हुई उस दिन आप वहीं थे? जी, मैं वहीं पे थी और हम लोग का मंदिर के लिए तैयारी कर रहे थे क्योंकि वहाँ पूजा लगने वाली थी। और सामने जो धराली में जिस गांव में घटना हुई है वहाँ भी पूजा लग चुकी थी और सब लोग पुजारी सब मंदिर में पूजा ही में तैयारी, मतलब जो अब मेले की तैयारी थी उसको तैयारी में थे। पूजा जो देव पूजा है वो तो वहाँ लग चुकी थी और सब लोग मंदिर में ही थे। काफ़ी लोग ऐसे थे जो मंदिर में थे देव पूजा के लिए, कुछ लोग नीचे होटलों में थे, अपने घरों में थे। और इतनी दर्दनाक घटना सामने पे हुई कि उस चीज़ को हम बयान नहीं कर सकते। जो लोग तो मंदिर में थे देव पूजा के समय, वो ही लोग बच पाए हैं, जहाँ तक हमारे कहने की बात है या हमारी सोच की बात है। 2 दिनों में 200 से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। इसमें ज्यादातर उत्तराखंड से बाहर के पर्यटक हैं। यहाँ धराली में बड़ी संख्या में जो तीर्थ यात्री गंगोत्री दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ धराली को गंगोत्री को जोड़ने वाला जो रास्ता है, जो सड़क है, वो करीब आधा किलोमीटर बह चुकी है। इसीलिए लोग पीछे से अब पैदल आ रहे हैं और आगे ये लोग हरसिल पहुंचेंगे, जहाँ से फिलहाल आगे ये अपनी जगहों पर पहुंचेंगे। आप लोग कब यहाँ पहुंचे थे जब 5 अगस्त को ये हादसा हुआ? तब आप गंगोत्री की तरफ जा रहे, क्या नाम है आपका? प्रियंका। हाँ, हम लोग गुजरात से आए थे। हाँ। हम लोग यहाँ पे बहना चालू हुआ था तब 10:30 बजे हम लोग यहाँ से क्रॉस कर चुके थे। अच्छा। गंगोत्री जाने के लिए। हाँ। उसके बाद जब हम वहाँ पे दर्शन करके नीचे आए तो यहाँ पे पता चला कि लैंडस्लाइड हो गया है। अच्छा। तो वहाँ पे भैरव घाटी पे ही हम लोग को रोक दिया गया था। अच्छा। 3 दिन हम, ये तीसरा दिन है हमारा अभी। हाँ। हम लोग तब से वहाँ पे फंसे हुए थे। अभी भैरव घाटी से कितना पैदल आए यहाँ? अभी 1 किलोमीटर दूर से ही पैदल आए। अच्छा। बस आप बताओ। हम 3 दिन से यहाँ फंसे हुए थे। हाँ। और ये 1.5 किलोमीटर से हम चल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई मदद आपको मिली? हाँ, आर्मी ने बहुत ये पर्यटक सिर्फ धराली नहीं बल्कि हर्षिल से लेकर गंगोत्री तक के इलाके में जगह जगह फंसे हुए थे, जिन्हें निकाला जा रहा है। बुजुर्ग यात्री हैं जो गंगोत्री से आ रहे थे, बीमार हैं, इनको यहाँ पर स्टेट डिजास्टर उत्तराखंड एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो स्ट्रेचर की मदद से इनको यहाँ से ले जा रहे हैं। एक स्ट्रेचर में ये जवान यहाँ आगे हरसिल में सेना का जो मेडिकल कैंप है वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा, इनको प्राथमिक उपचार किया जाएगा। तो इस तरह से क्योंकि गंगोत्री में अभी भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि अब धराली और गंगोत्री को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है वो टूट चुका है 600 किलोमीटर के आसपास। ऐसे में न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि तीर्थयात्रियों को भी इस तरह से ये एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ से ले जा रहे हैं। राहत बचाव में जुटा हेलीकॉप्टर इधर से एनडीआरएफ के जवानों को लेकर जा रहा है और उधर से फंसे लोगों को लेकर आ रहा है। जब तक सड़क नहीं खुल जाती, ये चॉपर ही एकमात्र रेस्क्यू का सहारा है। 1 से अधिक चॉपर उत्तरकाशी से लेकर धराली के बीच चल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट अनिल हुसैन गुप्ता साहब हैं। जिन सब आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर पहुँचे हैं मौके पर, ग्राउंड जीरो पर, क्या हालात आपने देखे और राहत और बचाव का जो काम हो किस तरह से चला रही है? सबसे बड़ी चैलेंज हमारे साथ मौसम का, जैसे आप अभी भी देख रहे हैं बारिश होने का अंदेशा है, बादल है। इस कारण जबकि 3:30 बजे आखिरी मडस्लाइड आया था, लेकिन आज सवेरे 9 बजे और दोपहर को 2 बजे की मेजर हेलीकॉप्टर एफर्ट हम यहाँ पे ला पाए। हमारी जो ट्रुप्स की इंडक्शन थी, इस मौसम और इसके कारण जो लैंडस्लाइड्स और रोड ब्लॉक होने की हालात रास्ते में पैदा हुए हैं, इसके कारण हमारे कॉलम यहाँ पहुँचने में काफ़ी समय ले रहे हैं। वहीं एक राहत भरी खबर ये भी है कि उत्तरकाशी के भटवाड़ी से सड़क मार्ग को खोल दिया गया है और वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। ऑपरेशन जिंदगी के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल सड़क मार्ग को दुरुस्त करने की थी, वो बाधा दूर हो गई है। भटवाली में आज सुबह पहला मार्ग खोला गया, जो
हिस्सा बह गया था तो अब दूसरा हिस्सा भी खोल दिया गया है और अब यहां से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। इसी के ठीक पीछे दरअसल आर्मी की जो इंजीनियरों की टीम है वो भी आ रही है, क्योंकि इसी भटवाली के आगे लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर गंगनानी में जो पुल है, जिस पर जो पुल बह जाने की वजह से कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, उस पुल को दुरुस्त करने के लिए अब भारतीय सेना मोर्चा संभालेगी और इसीलिए वहां से ये पूरा रास्ता, आप समझिए कि 200 मीटर का जो स्ट्रेच था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था और आखिरकार इसे अब खोल दिया गया है। फिलहाल सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन धराली में जी जान से राहत बचाव में जुटा हुआ है। उधर मुख्यमंत्री धामी उत्तरकाशी में ही कैंप करके राहत बचाव पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। भटवाड़ी से आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ हर्षिल से मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। बिहार के सीतामढ़ी में शुक्रवार को माता जानकी के भक्तों को मिलेगी बड़ी सौगात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने नरसिंहगढ़ में कुछ बहनों के साथ रक्षाबंधन उत्सव मनाया। इस मौके पर उन्हें कुछ महिलाओं ने कलाई में राखी बांधी। वहीं सीएम ने भी उन्हें तोहफे दिए। इसके साथ ही उन्होंने लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए भेजे। ये लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त थी। इसके अलावा अलग से रक्षाबंधन के शगुन के 250 रुपए भी ट्रांसफर किए गए। दावा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के गांव में सोने के कण और धातु मिले हैं। इस खबर के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि अभी भी अधिकारी इस मामले में ज्यादा खुलकर नहीं बोल रहे हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरे भूवैज्ञानिकों की ओर से पिछले कई महीनों से इस जगह पर खुदाई हो रही थी और फिर वहां कई सैंपल इकट्ठे कर जांच की गई। इसी जांच प्रक्रिया में ये संभावना जताई गई है कि गांव की जमीन के 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सोने के कण और धातु हो सकते हैं। हमें पता चला है कि हाँ, यहाँ पे गोल्ड है, लेकिन अभी भी हम ऐसा नहीं बता सकते कि इसमें माइन हो सके या इसको हम एक बहुत बड़ा डिपॉजिट ऐसा नहीं बोल सकते। ये बोलने के लिए हम लोगों को और थोड़ा टाइम लगेगा। बिहार के सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का भूमि पूजन शुक्रवार को होगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। इस धाम का पुनरुद्धार करीब 862 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस मंदिर के निर्माण कार्य के शिलान्यास और भूमि पूजन की तैयारी तेज है। सीतामढ़ी मां जानकी की प्राकट्य स्थली है। महाराष्ट्र के भूसावल रेलवे जंक्शन पर छात्रों ने एक पहल करते हुए नुक्कड़ नाटक किया। इसके जरिए वहां यात्रियों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया, यानी किस तरह से रेल और स्टेशन को साफ रखना है, साथ ही वहां गंदगी नहीं फैलानी है। यह संदेश भी छात्रों और रेलवे की ओर से दिया गया। गुजरात में विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी में अजय माता का भव्य पाटोत्सव मनाया गया। तीर्थस्थल अंबाजी में मां अम्बा के साथ साथ उनकी बड़ी बहन अजय माता का भी मंदिर है। ऐसे में पाटोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर में नवचंडी यज्ञ, आनंद गरबा, अन्नकूट और अपराजिता माता की 1008 कमल पूजा जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और रोशनी से सजाया गया था। मान्यता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए 9 दिनों तक अजय माता की पूजा की थी और रामनवमी के दिन अजय माता ने उन्हें अजय बाण प्रदान किया था। न्यूज पथ में अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन सर्विस जल्द ही शुरू होगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की यात्रा पूरी करने में सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट ही लगेंगे। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बुलेट ट्रेन का काम तेजी से पूरा हो रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन सेवा अब अपने अंतिम फेज की ओर बढ़ रही है। इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ये दूरी मात्र 2 घंटे 7 मिनट में तय की जा सकेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस परियोजना को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। ये प्रोजेक्ट न्यू इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ट्रैवल बहुत जल्द शुरू होने वाली है और प्रोजेक्ट पर कार्य तेजी से जारी है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली बुलेट ट्रेन बहुत जल्द शुरू होगी और इस परियोजना पर काम तेज गति से जारी है। इसके शुरू होने से मुंबई से अहमदाबाद तक की यात्रा में केवल 2 घंटे 7 मिनट लगेंगे। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग नदियों पर पुलों का निर्माण कार्य तेजी से आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में वडोदरा की विश्वामित्री नदी पर बन रहा गुजरात के अंदर का 17वां पुल बनकर तैयार हो गया है। अगर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो कुल 25 जितने अलग अलग नदियों पर पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनमें से 4 पुल महाराष्ट्र में जबकि 21 जितने पुल गुजरात की अलग अलग नदियों के ऊपर बनाए जा रहे हैं। इनमें से वडोदरा के विश्वामित्री नदी पर 17वां पुल बनकर तैयार हो गया है। कुल 21 पुल गुजरात में निर्मित किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में 4 जो बाकी पुल बचे हैं, इनका जो कार्य है वो जल्द ही पूरा किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 25 नदी पुल हैं, जिनमें से 21 गुजरात में और 4 महाराष्ट्र में हैं। गुजरात के 21 नदी पुलों में से 17 नदियों पर पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इन पुलों में पार, वलसाड, पूर्णा, नवसारी, मिंधोला, नवसारी, अंबिका, नवसारी, औरंगा, वलसाड, वेंगानिया, नवसारी, मोहर, खेड़ा, धादर, वडोदरा, कोलक, वलसाड, वात्रक, खेड़ा, कावेरी, नवसारी, खरेरा, नवसारी, मेशवा, खेड़ा, किम, सूरत, दारोथा, नवसारी, दमनगंगा, वलसाड और विश्वामित्र वडोदरा में है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए विश्वामित्री नदी पर पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। ये बुलेट ट्रेन परियोजना 508 किलोमीटर लंबी होगी, जो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर अहमदाबाद तक जाएगी। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये गुजरात के वापी, सूरत, वडोदरा, आणंद जैसे शहरों को जोड़ते हुए दौड़ेगी। रेल मंत्री ने पहले बताया था कि वापी से साबरमती तक का गुजरात सेक्शन दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा, जबकि महाराष्ट्र से साबरमती तक की पूरी परियोजना दिसंबर 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 12 प्रमुख स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं। इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को जापान की तकनीक और वित्तीय सहायता से बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं। ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएगा और लोगों की यात्रा को आसान और तेज बनाएगा। बुलेट ट्रेन के शुरू होने का इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है, यानी जल्द ही आप मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में पूरी कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बावजूद भारतीय शेयर बाजार पर इसका असर नहीं दिखा। शेयर बाजार ने मजबूती दिखाई और ये बढ़त के साथ बंद हुआ। गुरुवार को सेंसेक्स 79 अंकों पर 80,623 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी भी 22 अंकों पर चढ़ा। ये 24,596 पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में भारी उछाल आई। गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 3,600 रुपए ऊपर चढ़ा। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,02,620 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 1,500 रुपए महंगी हुई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,14,000 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। गुरुवार को रुपया 3 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 69 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी राजस्थान के प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम मंदिर की। बाबा खाटू श्याम के भक्तों के लिए रेलवे की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई। राजस्थान के खाटू श्याम जी के मंदिर तक पहुंचना भक्तों के लिए अब और आसान हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने खाटू श्याम जी के मंदिर तक डायरेक्ट रेल सेवा शुरू करने की योजना बनाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रींगस से खाटू तक 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 254 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और खाटू तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू कस्बे में ही बाबा खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है।
अभी खाटू श्याम जी के मंदिर जाने के लिए राजस्थान के रींगस तक रेल कनेक्टिविटी। वर्तमान में दिल्ली से रींगस जाने के लिए 8 जोड़ी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाती हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले साल दिल्ली और रींगस के बीच लगभग 5 लाख यात्रियों ने रेल सफर किया। खाटू श्याम जी का मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत खाटू धाम के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। इस धनराशि के जरिए खाटू धाम एक आधुनिक, सुरक्षित और डिजिटल सुविधाओं से लैस तीर्थ स्थल बन जाएगा। जाहिर है, आने वाले समय में रेल सेवा शुरू होने से खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचने में लोगों की परेशानी कम हो जाएगी और समय की भी बचत होगी। सरकार की इस पहल को लेकर हमने खाटू श्याम जी के भक्तों से बात की और उनकी राय जानी। भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि रींगस से खाटू श्याम जी तक रेलवे लाइन का कार्य शीघ्र शुरू होगा, जिसके लिए बजट 254 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। और इसके साथ ही जिन किसानों की ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही है उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। खाटू श्याम जी में लाखों श्याम भक्त देश के कोने कोने से आते हैं। ऐसे में खाटू श्याम जी में अब रेल मार्ग की सुविधा भी आने वाले भक्तों को मिलेगी और खाटू श्याम जी आने वाले भक्तों को रेल यात्रा से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी रींगस से जो खाटू श्याम जी रेल लाइन का प्रस्ताव आया है, उसके लिए मोदी सरकार को, माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव को साधुवाद देता हूँ। इससे बहुत से यहाँ पे रोजगार विकसित होंगे, आने जाने वालों को सुगम सुविधाएं मिलेगी और मोदी सरकार ने ये जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। आने जाने वाले राहगीरों के लिए और यात्रियों के लिए बहुत ही सुगम व्यवस्था की है। इससे जो कनेक्टिविटी है और प्रदेशों की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, जुड़ेगी और व्यापार विकसित होगा। जिस तरह से आज हमें संसद के माध्यम से रेल मंत्री जी द्वारा ये जानकारी मिली है कि खाटू श्याम जी के लिए रींगस से रेल लाइन के कार्य का शुभारंभ हो गया है, उससे श्याम भक्तों में एक तरह से हर्ष की लहर दौड़ पड़ी है। इसके लिए मैं मोदी सरकार और माननीय अश्विनी जी वैष्णव रेल मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने लाखों करोड़ों श्याम भक्तों के मन की आवाज को जाना और उनकी सुविधा के लिए इस रेल लाइन का प्रस्ताव संसद में पारित किया है। ज़्यादा से ज़्यादा भगत दर्शन करने आ सकते हैं, वो आराम से अपनी सहायता अनुसार अगर रेल की सेवाएं हो जाएगी बस द्वारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भगवान की आस्था के लिए लोग जगह जगह से आते हैं। राजस्थान, अपने गुजरात, अपने इधर ले लो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो भगवान की अभी जैसे आस्था लोगों में बन रही है दिन में दिन, तो हमारे लिए बहुत आसान है कि भगवान के दर्शन की जाए। ये गवर्नमेंट सरकार बहुत अच्छा कर रही है। खाटू श्याम जी के लिए अभी 254 करोड़ का बजट पास हुआ है और उसके लिए काफ़ी तैयारियां चालू हो चुकी है। भक्तों को जैसे जयपुर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जहाँ से भी आते हैं भक्त, वहाँ से अभी खुद के साधनों से आना पड़ता है, लेकिन ये रेलवे लाइन डलने से कई लोग ऐसे रहेंगे जो रेलवे से यात्रा कर पाएंगे और काफ़ी सस्ते में यहाँ पे पहुँच पाएंगे। काफ़ी संख्या में लोग बढ़ेंगे यहाँ पे और काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। इसमें रींगस तक जो रेलवे लाइन मतलब आ रही है, उससे आने वाले टाइम में श्रद्धालुओं के लिए आने जाने में सुविधा रहेगी, आने जाने का समय भी कम लगेगा और आसानी रहेगी। आम जनता को भी जो है वो आम रेटों के ऊपर जो है वो ज़्यादा खर्चा नहीं, तो यही हो सकता है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको मिलवाएंगे यूपी की उन 2 लखपति दीदियों से जिन्हें उनकी कामयाबी के लिए दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। यूपी के सोनभद्र की निर्मला देवी और संत कबीर नगर की बिंद्रा देवी उन 14 लखपति दीदियों में से एक हैं, शामिल हैं, जो कि दिल्ली में सम्मानित की जाएंगी। ये है यूपी के सोनभद्र में बीचपई गांव, जहां रहती है लखपति दीदी निर्मला देवी। वही निर्मला देवी जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सम्मानित की जाएंगी।
अपने उस जज्बे के लिए जिसने हालात से हार न मानते हुए नई राह बनाई। सरकार की लखपति दीदी योजना का लाभ उठाकर खुद सशक्त हुई और गांव की दूसरी महिलाओं को भी आर्थिक सशक्तिकरण की राह दिखाई। निर्मला देवी खुश हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला है। उनके लिए ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। हमको बहुत खुशी हो रही है और हम सोचे भी नहीं थे कि हमको वहाँ जाने का इतना अच्छा अवसर मिलेगा और हम बहुत खुश हैं कि हम जाएंगे और योगी जी से, मोदी जी से हो सकता है मिलेंगे। हमको क्लियर पता नहीं है कि मिलेंगे कि नहीं, लेकिन उम्मीद है। लखपति दीदी योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनाना और उनकी वार्षिक घरेलू आय को 1 लाख रुपए से अधिक करना है। ये योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है और इसका लक्ष्य महिलाओं को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। गाँव की गलियाँ और इनके घर के हालात अपनी हकीकत खुद बयां कर रहे हैं, लेकिन हालात से समझौता कर लेने वालों में से नहीं थी निर्मला। शुरुआत में एक छोटे से स्कूल में शिक्षिका बनी, लेकिन तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, परिवार चलाना मुश्किल था। ऐसे में जब उनकी मुलाकात कुछ स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं से हुई तो मानो नया रास्ता मिल गया। 5,000 रुपया लोन लेकर मोमबत्ती बनाने का काम शुरू किया और अब लखपति दीदी बनकर प्रधानमंत्री से सम्मानित होने जा रही हैं। CRP दीदी लोग आई जो हमको समूह के बारे में बताई। मेरा समूह शीतला आजीविका स्वयं सहायता समूह में मैं सदस्य हूँ। उसमें जो है हम अध्यक्ष का ही काम करती हूँ। समूह से लेके जो RF रिवॉल्विंग फंड होता है उससे हम लेके अपना एक मोमबत्ती का मशीन और एक 5 kg मोम लेके हम बनाए, तो हमको बहुत अच्छा लगा और कुछ पैसे मिले हमको। सालाना में 1 लाख रुपया से हो जा रहा है। हाँ, और दीपावली और क्रिसमस पे हम लोग की कमाई ज्यादा रहती है। कुछ ऐसी ही कहानी है संत कबीर नगर के बंतवार गांव की लखपति दीदी बिंद्रा देवी की, जो सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर हर महीने 30 से 40 हजार रुपए कमा रही हैं। बिंद्रा ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं, बच्चियों को सिलाई भी सिखाती हैं और घर पर अगरबत्ती, साबुन और नूडल्स बनाकर रोजगार भी कर रही हैं। हमारे हस्बैंड बेरोजगार थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, तो हमको लगा कि हम अपने लिए मांगेंगे इनसे कि बच्चों के लिए मांगेंगे। और हमने कहा कि हम सिलाई मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं, तो सिलाई का काम हमने शुरू किया सर, और इसी में लगते हुए हमने पार्लर का काम शुरू किया। उसके बाद उसमें हमने समूह से जुड़े। समूह में जुड़ते हुए सर ब्लॉक पे आते जाते हमको बहुत जानकारियाँ मिली और अब तक हम कम से कम 1000 लड़कियों को सिलाई या पार्लर सिखा चुके हैं सर। साबुन बनाने से लेकर नूडल्स बनाने तक का सिलाई का काम सर, बहुत गर्व महसूस होता है कि पूरे जिले में हमारा नाम आया है। 15 अगस्त को दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में यूपी की जिन 14 लखपति दीदियों को सम्मानित किया जाएगा उनमें बिंद्रा भी शामिल हैं। सोनभद्र से विधु शेखर मिश्रा के साथ संत कबीर नगर से आलमगीर, गुड न्यूज टुडे। सैमसंग का अपने यूजर्स को तोहफा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने साइबर जागरूकता को लेकर एक अभियान चलाया। इसी के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्र और छात्राओं को खास तरीके बताए गए ताकि वो किसी भी तरह की साइबर धोखाधड़ी से बच सकें। छात्राओं ने भी ये गुर मिलने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कभी कानपुर के कई इलाकों को जीवन देने वाली नून नदी अब फिर से जी उठी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जिला एक नदी पहल के तहत इस गुम हो चुकी नदी को नया जीवन दिया गया है। सरकार और प्रशासन इस पहल से नदी किनारे बसे किसानों के चेहरे खिल गए। ये है कानपुर की नून नदी, जिसे फिर से पुनर्जीवित किया गया है। कभी सिमटते सिमटते एक नाले में तब्दील होकर अपना अस्तित्व खोने के करीब पहुंच चुकी नून नदी एक बार फिर से जीवंत हो चुकी है। भूली बिसरी नून नदी में आज फिर से कलकल करती लहरें कुलाचे मारने लगी हैं। अतिक्रमण, गाद और जलकुंभियों की वजह से करीब 80 किलोमीटर लंबी नदी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी।
धीरे धीरे सूखती जा रही इस नदी को बचाने का बीड़ा कानपुर प्रशासन ने उठाया और जन सहयोग की मदद से उसे दोबारा जीवन दे दिया। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर प्लान के अंतर्गत कानपुर वो पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने एक नदी को पुनर्जीवित किया है जो कई साल पहले अपना अस्तित्व खो चुकी थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर में ही उसी नून नदी के सामने जो कि कुछ सालों पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन ज़िला प्रशासन, सीडीओ, डीएम, कई स्टेक होल्डर्स के एफर्ट्स के चलते दोबारा उसे रिवाइव किया गया है। लेकिन एक सूखती सिमटती नदी को दोबारा जीवन देना आसान नहीं था, इसलिए कानपुर प्रशासन ने नदी का उद्धार करने के लिए केवल सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर भरोसा जताने के बजाय जन सहभागिता को अपना हथियार बनाने का फैसला लिया। ड्रोन सर्वेक्षण, सैटेलाइट इमेजरी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और ग्रामीणों की स्मृतियों की मदद से नदी के पुराने मार्ग की पहचान की गई। इसे सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि जन सहभागिता अभियान में बदला गया। 58 ग्राम पंचायतों के सहयोग से लगभग 6000 श्रमिकों ने नदी की सफाई और खुदाई का कार्य किया। करीब 23 किलोमीटर में यह काम मनरेगा के अंतर्गत हुआ, जिस पर 57 लाख रुपए का खर्च आया। इसका चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि जैसे हमने इरिगेशन विभाग के मैप्स वगैरह से देखा, ये नदी यहाँ पे कानपुर जनपद में कन्हैया ताल से शुरू होती है और ये बिठूर जो कि एक काफ़ी ऐतिहासिक और पौराणिक जगह अपने आप में है, वहाँ पे जाके ये गंगा जी से मिलती है। तो कहीं ना कहीं पे हमें लगा कि एज अ पार्ट ऑफ नमामि गंगे ये काफ़ी अच्छा मतलब एक प्रोजेक्ट रहेगा। और साथ में इसकी जब हम लोगों ने ड्रोन सर्वे कराया तो ड्रोन सर्वे में काफ़ी मतलब वो हमें व्याप्त रूप से वो दिख रहा था कि ये काफ़ी हद तक पड़ चुकी है नदी, जलकुंभी काफ़ी जगह पे है, इसका विस्तार काफ़ी छोटा हो गया है। जो सिल्टेशन जिसे कहते हैं, गाद और मिट्टी जमने की वजह से भी जो पानी है वो फैल रहा है और आसपास की सॉइल को सैलिनाइज कर रहा है। नदी को जीवन देने के बाद अब इसके किनारों को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नदी किनारे नीम, पीपल, पाकड़ और सहजन जैसे 40,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इससे यहाँ न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि मिट्टी का कटाव भी रुकेगा। इसमें कहीं ना कहीं से सभी लोगों का एक सामंजस्य और एक साथ आके नदी के ऊपर काम करना रहा। तो लगभग आप मानिए 25 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पर लगभग हम लोगों ने टोटल काम किया है। और जैसी एडवाइस हमें मिली थी अपर स्ट्रेचेस में वी हैव वर्कड मोर और नीचे हमने जलकुंभी मैक्सिमम साफ कराने का प्रयास किया है। नून नदी की सांसों के लौटने का जबरदस्त असर पड़ा है। अब कन्हैया ताल के पास की वीरानगी गायब हो चुकी है। उसकी जगह अब जलधारा की कलकल, बच्चों की खिलखिलाहट और ग्रामीणों की सुबह शाम की चहलकदमी की आहट सुनाई देती है। नदी के अपने पुराने रास्ते पर लौट आने से किसानों के चेहरों पर चमक लौटने लगी है। कभी पानी की कमी से बंजर होने के कगार पर पहुंचने वाले खेतों में हरियाली लौटने लगी है। नून नदी का पानी पहुंचने से यहाँ खेतों में फसल लहलहाने लगी है। नदी से हमको लाभ मिला, रोजगार नहीं था, रोजगार मिला और जो धान नहीं हो पाती थी धान भी होने लगी है। जल भराव रहता था और जल भराव का निकास भी होने लगा है और ज़रूरत पर मशीन रख के पंपिंग सेट से हम लोग सिंचाई भी कर लेते हैं। और इससे जानवर पानी यानी पीने की बहुत समस्या थी, गंदगी थी, वो सब सफाई हो गई है। इससे हम नून नदी से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ, बहुत फायदा हुआ है। कभी सिमटती और सकुचाती नून नदी आज आन बान और शान से बहकर एक मिसाल पेश कर रही है कि यदि समाज और सरकार साथ मिलकर प्रयास करे तो गुम हुई नदियों को भी नया जीवन मिल सकता है। सिमर चावला, कानपुर, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।